Hello people, I hope you're doing wonderful. And here we are for the cause, एक ऐसी चीज जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था, जिसका मुझे बहुत समय से इंतजार था. Here we are for corporate funding and listing. चलिए आ रहा हूं. सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन. राइट, आप में से कुछ बच्चे मुझे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे. मेरा नाम है शुभम सुखलेचा and it's been more than a decade I'm in Pune and teaching kids as the work which I love the most. Okay, मेरे बारे में कुछ बातें बताऊंगा शुरुआत के 2-3 मिनट के लिए, and thereafter we will go ahead immediately towards the subject, towards this batch, and over time during the batch कुछ ना कुछ और मेरे बारे में आप जानते रहेंगे. Okay, so my name is Shubham Sukhlecha. I am basically from Rajasthan. 2011 में I came to Pune for pursuing my LLB from the prestigious ILS Law College. Thereafter in 2014 I completed my CS का degree. CS was the first degree I completed in 2014. 2015 के अंदर I completed my chartered accountancy. 2016 मैं completed my LLB. तो इस तरह से सीरीज चला. LLB 5 ईयर का कोर्स था, CS तब 3 ईयर का कोर्स था, CA 4 ईयर का कोर्स था. कुछ ऐसा हुआ 2014 CS कंप्लीट हुआ, 2015 में मेरा CA कंप्लीट हुआ एंड 2016 में मेरी LLB कंप्लीट हुई. Thereafter I pursued my LLM specializing in corporate law and that also I completed in 2018. LLB 1 ईयर का था, कंफर्टेबली हो गया. राइट, apart from these professional courses I have done certain certified courses, certain diploma courses, around 9 in various other legal disciplines like cyber law, like competition act, like corporate laws, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो इस प्रकार के जहां मुझे उन 5 सालों में लगा, मेरे लॉ के 5 सालों में मुझे जब लगा कि ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वहां पर मैंने कोर्स करने की कोशिश की, सो दैट जस्ट कि उन सब्जेक्ट की तरफ एक और रुझान बढ़े. आफ्टर ऑल ऑफ दिस, हियर आई एम टीचिंग यू पीपल 3 subjects at module 3 for CS professional and 2 subjects I teach at CS executive level. CS professional में I take up the responsibility of entire module 3, wherein the first and the leading subject is corporate funding and listing. The second is MCS multidisciplinary case studies and the third is IBC insolvency law, that is the optional one. ठीक है, मस्ती से पढ़ाई करेंगे यारों एकदम अच्छे से. शुरुआत में कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं जो मैं अच्छे से एड्रेस कर लूं. कैसे यारों कि हम लोगों की अगर एक ट्यूनिंग अच्छे से बैठ गई ना, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये सब्जेक्ट तो आपके लिए केक वॉक बन जाएगा. तो उसमें आई डू नॉट हैव एनी क्वेरी कि सब्जेक्ट आपके लिए केक वॉक बनेगा नहीं बनेगा. सब्जेक्ट 100% आपके लिए केक वॉक बन जाएगा. बट लेट्स ट्राई एंड बी ऑन द सेम पेज फर्स्ट, कि थोड़ा सा एक आप मुझे पहचान ले, मैं आपको पहचान लूं, तो उससे थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. क्लियर है यारों? तो यहां पे जैसे कि मैं बता रहा था, मॉड्यूल 3 में मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, फंडिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज एंड आईबीसी. ठीक है, द सब्सटैंशियल रीजन ऑफ मी टीचिंग मॉड्यूल 3 इज 1, तो ऐसा कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसको लेके मैं डेस्परेटली पढ़ाना चाहता था, because I believe there are a lot of myth which people carry for open book examination which have to change, and आपको open book को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना होगा, एक ब्रिलियंट तरीके से देखना होगा. दिस इज द फ्यूचर. आईसीएसआई ने तो अभी इंट्रोड्यूस किया है ओपन बुक दूसरे करिकुलम्स में से ACCA, अब्रॉड के फॉरेन कोर्सेज, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जिसके अंदर ओपन बुक बहुत सालों से उनके सिलेबस का एक पार्ट है. सो वी हैव डन इट एज अ वेरी प्रोग्रेसिव मेजर. आईसीएसआई ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मेजर के तहत ओपन बुक एग्जाम इंट्रोड्यूस किए हैं, एंड आई एम टेलिंग यू, माइंड माय वर्ड्स, दिस इज द फ्यूचर. बिकॉज किसी भी चीज को याद करके आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, दिस डज नॉट शो दैट यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, या फिर आपने बहुत मेहनत करके आए. बट व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उसको करेक्ट तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं, तो दैट्स वेयर द रियल नॉलेज लाइज. तो आई बिलीव ओपन बुक एग्जामिनेशंस जो है वो फ्यूचर है हमारा. तो दैट इज व्हाई आई डेस्परेटली वांट टू टीच ओपन बुक एग्जामिनेशंस. तो MCS एंड ऑप्शनल के अंदर सारी ओपन बुक है, बट माय इंक्लिनेशन वाज ऑलवेज टुवर्ड्स इंसॉल्वेंसी लॉ. ठीक है बेटा जी, तो इस कारण से मॉड्यूल 3 की तरफ मेरा रुझान बढ़ा. एंड द थर्ड सब्जेक्ट इज फंडिंग. तो एट एग्जीक्यूटिव आई टेक अप सिक्योरिटीज लॉ, पहली मोहब्बत के जिसे कह सकते हैं, तो उसी का एडवांस वर्जन है कॉर्पोरेट फंडिंग. सो आई गेस दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी, राइट, दिस वे. अब एक बात कर लेता हूं जो जनरली आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए वो रेलेवेंट होगी, कुछ बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं होगी. देयरआफ्टर आई विल बी स्टार्टिंग द सब्जेक्ट. अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, आज आपको पूरा कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर आपके गोते लगवा दूंगा मैं, मजा आ जाएगा आपको. ठीक है, तो उसके पहले कुछ चीजें जो मैं चाहता हूं आप सबको बता के रखूं. इसलिए एक क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली मुझसे बच्चे पूछते हैं जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं, विच ऑप्शनल टू चूज. देखो बेटा जी, कॉर्पोरेट फंडिंग तो ऑप्शनल नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा. मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज ऑप्शनल नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा. द थर्ड एंड द फोरमोस्ट सब्जेक्ट इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए? मैं हमेशा से ये कह रहा हूं, अभी भी ये कहूंगा, चूज दैट ऑप्शनल इन विच यू आर मोस्ट इंक्लाइंड टू.
आप समझ रहे हो, जिस सब्जेक्ट की तरफ यू गॉट दैट इंक्लिनेशन, आपका हल्का सा भी एक झुकाव है जिस सब्जेक्ट की तरफ, उस सब्जेक्ट को चूज करिए। डू नॉट चूज एनी सब्जेक्ट बिकॉज ये सर इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ाते हैं तो इंसॉल्वेंसी लॉ ले लेते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स इंसॉल्वेंसी लॉ ले रहे हैं, मैं इंसॉल्वेंसी लॉ ले लेता हूं, अरे कोचिंग ही इंसॉल्वेंसी लॉ के अवेलेबल है, इंसॉल्वेंसी लॉ ले लेते हैं। डोंट डू दैट, डोंट डू फॉर एनी सब्जेक्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। जिस सब्जेक्ट की तरफ आपका झुकाव है वो सब्जेक्ट लीजिए आप। तो दी लॉजिक ऑफ ऑप्शनल इज कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप ऑप्ट करिए विच वन डू यू लाइक, सो डू दैट रिलीजियसली। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट अगर आप वो लेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली केक वॉक हो जाएगा। ओके मैं इंसॉल्वेंसी लॉ क्यों पढ़ाता हूं, उसके दो कारण है। मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई हैड टू चूज ना, पहला रीजन ये था कि आई बिलीव व्हेन आई हैड अ वर्ड विद अ लॉट ऑफ CS practicing people, my students who are practicing CS, they said कि इंसॉल्वेंसी लॉ जो है ना वो अभी का ऐसा है जिसे कहते हैं ना जिसमें सबसे ज्यादा एरिया है। मतलब व्हेन यू प्रैक्टिस, जब आप बच्चे भी कुछ इंटर्नशिप अगर कर रहे होंगे तो यू विल सी कि इंसॉल्वेंसी लॉ में देयर इज हेल लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो इंसॉल्वेंसी लॉ इज अगेन वन ऑफ दोज एरियाज जहां पे फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट है। दैट इज वन रीजन व्हाई आई टीच इंसॉल्वेंसी लॉ, के स्टूडेंट्स इंसॉल्वेंसी लॉ ले रहे हैं तो बेहतर तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। एंड द सेकंड रीजन इज ये सब्जेक्ट का थोड़ा ओवरलैपिंग होता है आपके सिलेबस में, कि मॉड्यूल 2 में CRI कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी जो टॉपिक है वहां पे 50 मार्क्स का इंसॉल्वेंसी होता है, यहां पे 100 मार्क्स का इंसॉल्वेंसी होता है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, दोनों की प्रिपरेशन एकदम अलग होती है। मॉड्यूल 2 में आपको नीलम सर आपको पढ़ाते हैं डेप्थ में उस पेपर के हिसाब से, यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपन बुक के हिसाब से। तो दोनों की प्रिपरेशन एकदम अलग होती है। बट हाँ, अगर एक लॉ का आपको आइडिया लग गया तो कहीं ना कहीं यू गेट इन दैट नेक ओवर द अदर सब्जेक्ट। तो आप समझिए एकदम कंफर्टेबली, अगर आप पहले मॉड्यूल 2 के क्लासेस कर लेते हैं फिर आप इंसॉल्वेंसी करते हैं तो यहां पे आपको बहुत इजी जाता है। अगर आप मेरे साथ पहले इंसॉल्वेंसी कर लेते हैं एंड देन फिर आप मॉड्यूल 2 के क्लासेस करते हैं तो आपको मॉड्यूल 2 में इजी जाता है। तो जो भी आप पहले करते हैं उसका एडवांटेज आपको दूसरे सब्जेक्ट में मिलता है। दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ इंसॉल्वेंसी। सो दैट इज व्हाई आई टीच इंसॉल्वेंसी। बट मेरा हमेशा सजेशन रहेगा आप वही सब्जेक्ट ऑप्शनल में लो जिसकी तरफ आपका झुकाव है, तो आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से मजा आएगा उस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा जी, सिर्फ इस कारण से कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं तो फिर इंसॉल्वेंसी ही ले लेते हैं, आई डोंट थिंक दैट मेक्स अ हेल ऑफ सेंस। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा सोच समझ के ऑप्शन सब्जेक्ट लो। और एमसीएस तो बेटा जी आपको पढ़ना ही है, कहां जाओगे यारो, राइट। तो एमसीएस के अंदर तो हम लोग भाई साहब दीवाने हो जाएंगे। तो जो बच्चे एमसीएस मुझसे पढ़ चुके हैं पता है, एंड जो बच्चे अब पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दैट इज दैट सब्जेक्ट। अगर 9 सब्जेक्ट में से आपको किस सब्जेक्ट सबसे ज्यादा प्यार हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी एमसीएस। और मैं खुद कह रहा हूं ये फंडिंग के बैच के डे 1 पे, ये मैं खुद कह रहा हूं फंडिंग के बैच के D1 पे, कि जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा वो सब्जेक्ट होने वाला है एमसीएस। क्या सब्जेक्ट है, आईसीएसआई ने क्या सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया यार। अ सब्जेक्ट लाइक दैट हैज नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एनी करिकुलम, सीए, सीएस, सीए में कहीं पे भी नहीं। आईसीएसआई ने क्या भाई साहब सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ वंडरफुल वंडरफुल सब्जेक्ट। क्लियर है। एक बालिका कह रही है सर एमसीएस से ऑलरेडी हो गया प्यार, बहुत ही बढ़िया, राइट। एक और बालिका सेम कह रही है एमसीएस प्यार है। सो आई एम टेलिंग यू, नहीं नहीं नहीं, एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद एमसीएस। व्हाट अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इट इज। चलिए, having said that, the reason we are all here is to have the first lecture of corporate funding and listing. ठीक है बेटा जी, तो ये corporate funding and listing का जो सब्जेक्ट होने वाला है एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। And I assure you that this subject is again going to be that subject which you will always remember for the rest of your life. ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटीज लॉ पढ़ते ना, तो सिक्योरिटीज लॉ का ही एडवांस वर्जन है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। स्ट्रैटेजिकली अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर एग्जाम्पशन स्कोर करना गेट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप इसके अंदर एग्जाम्पशन स्कोर कर सकते हैं इफ यू गो स्ट्रैटेजिकली। सेकंड, मॉड्यूल 3, द एंटायर मॉड्यूल 3 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू एम रैंक। जो बच्चे रैंक के लिए एम कर रहे हैं, मॉड्यूल 3 पूरा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर यू कैन प्लान एग्जाम्शन एंड यू कैन स्कोर एग्जाम्शन वेरी कंफर्टेबली। क्लियर है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन आई थिंक आई विल बिगिन विथ फंडिंग का सब्जेक्ट, एमसीएस याद आ रहा है मुंह पे, ठीक है। विल बिगिन विद द सब्जेक्ट ऑफ फंडिंग and I'll just give you a brief idea about everything up and then I'll start the first thing. चलिए, तो ऐसा है कॉर्पोरेट फंडिंग में पहले कुछ आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं उस बारे में बात कर रहा हूं, एकदम आराम से सब्जेक्ट का ब्रीफ आउट, ओवरव्यू, इंडेक्स, सब चीजें डिस्कस करने वाला हूं। बट सबसे पहली चीज कि इस फंडिंग की बुक में, फंडिंग के सब्जेक्ट में सर हमें कितनी बुक्स मिलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले बताया मेरे बारे में, मेरा नाम शुभम शुक्लेचा है, जैसे मैंने कोर्सेज की वो सब बताया, एंड व्हाई एम आई हियर मैंने बताया। अब आते हैं इस बैच के ऊपर, राइट। तो इस बैच को कैसे आगे हम प्रोग्रेस करने वाले हैं, इस बैच के अंदर यू विल बी गेटिंग 4 बुक्स। हर एक बालक को 4 किताबें मिलेगी। सबसे पहली होगी मेरी पार्ट ए की बुक, पार्ट बी की बुक, एडिशनल क्वेश्चन बुक एंड चार्ट बुक। ठीक है बेटा जी, तो आपको 4 बुक्स मिलने वाली है, जैसे कि ये आपकी बुक 1 हो गई, ये आपकी बुक 2 हो गई, थोड़ा सा कलर हियर एंड देयर हो सकता है जो आपको मिली है उसमें, ठीक है, ऐसे मत देखना। बुक 1, बुक 2,
दिस इज योर थर्ड बुक, एडिशनल क्वेश्चन बुक, एंड देन दिस इज योर फोर्थ बुक, चार्ट बुक। थोड़ा सा कलर हियर एंड देयर हो सकता है, बाकी ये बुक्स आपको 4 मिलेंगी। बुक 1, बुक 2 जो है वो तो एक एक वर्ड हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आता रहेगा कि उसके अंदर क्या है। बुक 3 इज नथिंग बट एडिशनल क्वेश्चंस बुक। इट्स अ वेरी थिन बुक जो आपको मिला होगा, जिसमें उन टॉपिक से कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, राइट? नॉट द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर्स, बट हैविंग अ फेयर अबाउट आइडिया अबाउट दोस क्वेश्चंस हेल्प्स अ स्टूडेंट, ऐसा। एंड जो बुक 4 होती है, इसमें खूब मेहनत लगी जा रहा हूं, दैट इज योर चार्ट बुक। दैट इज योर चार्ट बुक। इस चार्ट बुक में मैंने क्या किया है, आपको ये मिलेगी A3 के पेज पे प्रिंट। A3 पेज पे प्रिंट होती है, बड़ी सी बुक मिलेगी चार्ट बुक। इसके अंदर हर एक चैप्टर को चार्ट फॉर्म में पूरा प्रेजेंट किया हुआ है, ताकि अगर एक बालक को एग्जाम के पहले लगता है मैं पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पा रहा हूं मेन बुक से, तो वो चार्ट से एक क्विक ग्लांस ले सकता है। देखो इसके अंदर हर एक चैप्टर के चार्ट्स हैं, जिसके अंदर पूरे चैप्टर को A3 बड़ी शीट के ऊपर प्रिंट करके आपको मिलता है कि पूरे चैप्टर की समरी, और बड़े बड़े चैप्टर, हर एक चैप्टर को यहां पे चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, राइट? तो अगर मैं बताऊं तो ये हाउ मेनी पेजेस आते हैं, 72 पेजेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्रेस्ड होता है। इन 72 पेजेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्रेस होता है। तो ये कभी कभी हेल्पफुल रहता है फॉर क्विक रिविजन। सो द बैच हैज बीन स्ट्रक्चर्ड दैट वी आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड इन डेप्थ, एंड जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, दे नो माय पैटर्न ऑफ टीचिंग वेयर इन वी कीप द लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक। बुक बेटा जी कहां है? यस, दीज आर आर नोट्स। तो यूल सी कि एक बार नोट्स से शुरू होता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लैंक होती है उसके अंदर हम स्ट्रक्चर तरीके से हमारे चार्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं, जिससे कि हम सब्जेक्ट को और बेहतरीन तरीके से समझ पाए। सो दिस इज हाउ आवर बैच इज गोइंग टू प्रोग्रेस हेड, एंड धीरे धीरे आप बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आगे आपको समझ में आता रहेगा कि हाउ कंफर्टेबल आर यू गेटिंग विद द सब्जेक्ट, हाउ कंफर्टेबल यू गेटिंग विद द सब्जेक्ट, राइट? सो with that note, people, I hope we're all good to start and to understand what all is there in this subject. Are you people all set? Are you people all set? Let's see. तो यारों, मैंने कुछ नहीं, मैंने आपको मेरे बारे में बताया। My name is शुभम सुक्लेचा, एंड कहां से हूं मैं, क्या पढ़ाई की मैंने, आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। आई थिंक राजस्थान बताया मैंने, आई एम फ्रॉम उदयपुर, राइट? स्कूलिंग वगैरह मेरी पूरी उदयपुर से हुई है, एंड उसके बाद मैं आ रहा हूं, जैसे जैसे बैच आगे चलता रहेगा आपको बहुत सारी चीजें पता चलती रहेगी। उसके अलावा जस्ट गिवन यू फेयर आइडिया कि आपको कौन कौन सी बुक्स मिलती है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। यस पीपल, चलिए, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। चलिए, ये जो सब्जेक्ट है यारों, आज आपको मस्ती में मैं आपको एक सब्जेक्ट का अच्छे से ओवरव्यू दे रहा हूं, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है बेटा जी, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट funding and listing. Corporate funding and listing. Understand very carefully. The name of the subject is corporate funding and listing. Okay? इस सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। There are 2 parts in this subject. जब भी किसी सब्जेक्ट में आपको पार्ट्स मिल जाए तो be very happy so that you can plan in a better fashion, right? Part A, that is corporate funding. And second is part B, that is listing. Okay, part A corporate funding, part B is listing. Part A will be asked for 60 marks in the examination. Part A will be asked for 60 marks in the examination, and part B listing will be asked for 40 marks in the examination. Okay, अभी भी life is wonderful, कोई परेशानी की बात नहीं है। Part A corporate funding will be asked for 60 marks in the examination. Part B listing will be asked for 40 marks in the examination. सर, ये स्ट्रक्चर तरीके से फॉलो करते हैं या फिर हेवे? नहीं, ये एकदम ईमानदारी से फॉलो किया जाता है। तो आपके एग्जाम में आपके साथ कुछ धोखा नहीं होगा। ऑर्गेनाइज तरीके से 60 मार्क्स का, ऑर्गेनाइज तरीके से 60 मार्क्स के आपके कॉर्पोरेट फंडिंग पे क्वेश्चंस आएंगे, एंड 40 मार्क्स के लिस्टिंग पे क्वेश्चन आएंगे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन फंडिंग एंड व्हाट इज देयर इन लिस्टिंग। चलिए, इसके लिए आपको ले जाते हैं आपकी फेवरेट जगह पर। यस, योर आईसीएस है का मॉड्यूल कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, मॉड्यूल 3, पेपर नंबर 7। चलिए देखते हैं हमारी मॉड्यूल में हमारे लिए क्या है। फोकस।
यस पीपल, ये रहा, यहां पर उन्होंने कंटेंट देने की कोशिश की आपको, ठीक है। सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, मॉड्यूल 3 पेपर 7 कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, मैक्सिमम मार्क्स 100। बहुत अच्छी बात है, हमें तो पता ही नहीं था। सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्ट 1 टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंसेस available to corporates at their various stages of journey, their suitability, pros, cons, process, compliances, etc. Funding, see the name of the subject, corporate funding. तो यहां पे the entire intention is going to be कि कल को आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, company would need funds to function. Any company would need funds to function, funding, corporate funding. So what all are the sources of funding available to a company? एक कंपनी के पास कौन कौन से sources of funding होते हैं, उसके ऊपर पूरा पार्ट ए बना हुआ है कि कंपनी को पैसा रेस करना है, क्या क्या तरीके से, किन किन तरीके से वो पैसा रेस कर सकता है, इसके ऊपर आपका पूरा पार्ट ए ड्राफ्ट हुआ है। द एंटायर पार्ट ए रिवॉल्व्स अराउंड फंडिंग। नेक्स्ट, टू अक्वायर नॉलेज एंड लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिस्टिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस। दिस इज पार्ट 2। तो जो 40 मार्क्स का लिस्टिंग है वो ये है कि एक बार आपने पैसा रेस कर दिया, उसके बाद में जब आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है यूनिट्स, आपके शेयर जब लिस्ट हो जाते हैं, आपके बॉन्ड्स जब लिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज थी, उसके पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट आते हैं, वो सब आएगा लिस्टिंग में। तो दी एंटायर इंटेंशन इज पार्ट 1 के अंदर बताना कि कहां कहां से आप पैसा रेज कर सकते हो। फॉर 60 मार्क्स यू टू रीड कॉर्पोरेट फंडिंग, व्हाट ऑल आर द सोर्सेज फॉर अर्निंग मनी, व्हाट ऑल आर द सोर्सेज फॉर अर्निंग मनी। एंड thereafter in part B, when you go to part B के अंदर आप पढ़ते हैं एकदम शांति से कि ठीक है साहब, ये पैसे के सोर्सेज आ गए, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा के लाए ना, तो अब लिस्टिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटीज थी, क्या क्या कंडीशन से, क्या क्या कंप्लायंस से, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें करने थे। पार्ट बी, ठीक है। थोड़ी देर में आपको पार्ट बी से प्यार हो जाएगा, देखना। डिटेल कंटेंट्स में आते हैं, पार्ट 1 60 मार्क्स का है, उसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स है, ठीक है। देन आता है पार्ट बी 40 मार्क्स का है, उसमें क्या क्या चैप्टर्स है। हम चैप्टर्स को यहां से नहीं देखेंगे, हम चैप्टर्स को देखेंगे यस यहां से। अब सब लोग मेरे साथ में रहना एकदम अच्छे से। तो आप बच्चों के लिए देखना, देयर आर 12 चैप्टर्स, देयर आर 12 चैप्टर्स फॉर कॉर्पोरेट फंडिंग, ओके, एंड देयर आर मियरली 4 चैप्टर्स फॉर लिस्टिंग। आपको नहीं लगता दैट आपके मन में एक आवाज आ रही होगी, शुभम सर से नो मोर, बस रुक जाओ यहीं पे। आपने कह दिया हमें प्यार हो चुका है। So this part of corporate funding for 60 marks has got 12 chapters. Whereas that part B listing of 40 marks has got merely 4 chapters. आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है क्या? बस समझ गए? अरे एक बालिका मुझे बोली बस सर समझ गए, हो गया। I hope you're understanding, right? So don't you think कि part B listing पढ़ने के लिए तो आप इतने मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे कुछ एफर्ट्स लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सो मैं पहले उसी तरह से पढ़ाऊंगा, मैं पहले आई विल बी हिटिंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट फंडिंग, बिकॉज कॉर्पोरेट फंडिंग पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, राइट। फिर आफ्टर लिस्टिंग में तो आप वैसे ही इतने खुश रहोगे बिकॉज इतना एग्जॉस्टिव सिलेबस पढ़कर आए होंगे फंडिंग का। फिर आपको लगेगा सर 40 मार्क्स के लिए इतना सा पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है। जी हाँ, 40 मार्क्स के लिए उतना सा पढ़ना है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। लेकिन अगर कोई बालक सोचे कि सर एक काम करता हूं ना, मैं क्या करता हूं, मैं पहले लिस्टिंग पढ़ लेता हूं, है ना, लिस्टिंग को अच्छे से समझ लेता हूं, फिर मैं फंडिंग पढ़ लूंगा, मेरे 40 मार्क्स पहले सिक्योर हो जाएंगे। डोंट डू दैट विद माय लेक्चर्स। आई हैव बीन ऑलवेज वेरी क्लियर, बता रहा हूं बात के जीडीपीडी वाले बच्चों को, गूगल ड्राइव पेनड्राइव वाले बच्चों को, गूगल ड्राइव पेनड्राइव वाले बच्चों को मैं जीडीपीडी बुलाता हूं। जो बच्चे पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो जीडीपीडी के नाम से मैं आपको एड्रेस करता रहूंगा, ठीक है। तो जीडीपीडी वाले बच्चों, कभी भी मेरे लेक्चर में सीक्वेंस चेंज मत करना। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको दिया 1 2 3 उसी सीक्वेंस में देखना है, बिकॉज यहां पर मैं आपका कुछ बेस बनाऊंगा एंड उस बेस को यूज करते हुए आपको लिस्टिंग आसान जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं स्किप कर सीधा लिस्टिंग के वीडियोस देख लूं, डोंट डू दैट, ठीक है। सीक्वेंस में चलो, एकदम फुल फ्लेजेड मजे लो, ठीक है बेटा जी। चलिए, निधि कह रहे हैं सर ओनली 4 चैप्टर फॉर 40 मार्क्स, तो एवरेज निकाल लिए क्या कि हर एक चैप्टर 10 मार्क्स का? वाह जी वाह, मजा ही आ गया, ठीक है। चलो, एक और तरीके से मैं आपको लिस्टिंग से प्यार करवा देता हूं, अभी तक मैं मेरे नोट्स पे आया ही नहीं हूं, अभी तक मैं मॉड्यूल पे आ जाओ बेटा जी। मैं जानना चाहता हूं, मॉड्यूल में देयर आर 12 चैप्टर्स फॉर कॉर्पोरेट फंडिंग एंड 4 चैप्टर्स फॉर लिस्टिंग। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द मॉड्यूल? सो इस मॉड्यूल में जो मैंने ओपन कर रखा है इसमें है 446 पेजेस। आपको ऊपर दिख रहा है क्या? वहां एकदम अपर राइट कॉर्नर पे दिख रहा है क्या? ये भी दिखा, 446 पेजेस है, ठीक है। हम देखते हैं इसमें से कितने कॉर्पोरेट फंडिंग के हैं, कितने लिस्टिंग के। सर ये क्यों कर रहे हो आप? सो दैट यू जस्ट गेट अ फेयर आइडिया हाउ मच कंटेंट यू टू रीड।
चलो, सो यहां पे पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा है फंडिंग, और फंडिंग कहां तक चल रहा है? $310, तो 300 ले लेते हैं हम लोग, 1 से लेके 300, तो 300 पेज का है फंडिंग, ठीक है। और सरकार लिस्टिंग 316 से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो जाता है 405 पे, 400। तो आपको समझ में आ रहा है 316 टू 400, 316 टू 400, 316 टू 400। अजी सिर्फ मात्र केवल कितने पेजेस हुए? 316 टू 400 कितने हुए? कितने हुए? अरे मेरे मैथमेटिक्स के सब समझदार बच्चे को जवाब दो। हाय 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 हाय, आई होप नाउ यू आर अगेन अंडरस्टैंडिंग। सर आप एक और बार बोलोगे ना तो लिस्टिंग के जो है ना, लिस्टिंग का हम ऐसा हार्ट शेप में लिस्टिंग बना के दीवार पे चिपका देंगे। ऑलरेडी प्यार हो चुका है। कहने का मतलब है कि कॉर्पोरेट फंडिंग जो है ना, ये है अप्रॉक्स 300 पेजेस की, और मैं लिस्टिंग को अपर, मैं क्या कह रहा हूं, लिस्टिंग इज नॉट इवन 90 पेजेस, एंड यहां पे मैं पेजेस मॉड्यूल के ला रहा हूं। नोट्स के पेजेस में कैसा होता है कि हम लोग उसको बहुत ही चेंज कर देते हैं, राइट। नोट्स में कुछ हमने चार्ट ऐड कर दिया, कुछ कर दिया, तो पेजेस को हम करेक्ट जज नहीं कर सकते नंबर ऑफ पेजेस से, बट ये तो मॉड्यूल के पेजेस हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको 300 पेजेस of your module you have to read for part A corporate funding for 60 marks, and merely 90 pages of your module you have to study for part B listing. I think you're already able to strategize things. Are you understanding? तो यहां पे एम ये रहेगा, ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट फंडिंग से हम शुरू करते हैं, 100% कॉर्पोरेट फंडिंग से शुरू करते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज वे मोर इंटरेस्टिंग, बट दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज फार मोर इंटरेस्टिंग। ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, यहां पे ज्यादा कंप्लायंसेस है, यहां पे ज्यादा कंप्लायंस। सर आप कुछ भी मत बोलो, सर फंडिंग, कॉर्पोरेट फंडिंग वाला पार्ट ना वो किसी बच्चे को पसंद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती मत बोलो। एक गधों में कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा, ट्रस्ट मी दिस कॉर्पोरेट फंडिंग पार्ट इज रियली। सर सर अरे नहीं जाने दो, हमें तो बोरिंग ही पसंद है सर, हमें बोरिंग ही पसंद है, हमें तो पसंद ही बोरिंग है। ऐसा हो रहा है यारों? कंप्लायंसेस एकदम से इतने अच्छे कैसे लगने लग गए? एकदम से कंप्लायंसेस से प्यार कैसे होने लग गया यारों? So this is going to be about part B listing. Part B listing is going to be all about compliances, but trust me, you're going to love it. You're going to love it, right? इन दोनों टॉपिक्स में जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वहां पे आपको इजी जाएगा। पार्ट ए कॉर्पोरेट फंडिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है आईसीडीआर, जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़कर आए, आईसीडीआर 2018, वो फंडिंग में भी है। तो पार्ट ए का जो सबसे बड़ा चैप्टर है आईसीडीआर, वो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम ऑफ कोर्स पढ़ेंगे वापस, क्योंकि आप में से कोई बच्चा हो सकता है ना जो मेरे साथ एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ा होगा, राइट। तो हम लोग एकदम फ्रेश तरीके से उसको पढ़ते हैं, बट हाँ, द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कुछ नए एस्पेक्ट्स रहते हैं, बट हाँ, सिमिलर गोज विद पार्ट बी लिस्टिंग। पार्ट बी लिस्टिंग का भी जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो आपको ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में कवर होता है कुछ हद तक, दैट इज एलओडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन। तो एलओडीआर आईसीडीआर एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल में वापस है, बट थोड़े एडवांस वर्जन के साथ है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। क्लियर है? तो लिस्टिंग का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है एलओडीआर, और फंडिंग का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है आईसीडीआर। ठीक है बेटा जी, बट एकदम सिंपल तरीके से। आकांक्षा एकदम कॉन्फिडेंस से बोली कि सर आप फंडिंग से भी प्यार करा दोगे। दैट्स द बिलीफ व्हिच आई लाइक, एंड आई अश्योर यू दैट, आई अश्योर यू दैट कि 100% आपको फंडिंग से भी प्यार हो जाएगा, आपको लिस्टिंग से भी प्यार हो जाएगा। देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप, देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू। सो द एंटायर सब्जेक्ट इज वंडरफुल। मैं आपको शुरुआत में सब्जेक्ट का ओवरव्यू इसलिए देना चाहता हूं सो दैट जब हम एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहे। यहां पर 12 चैप्टर्स हैं, राइट, और यहां पे सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि हाँ ये 12 चैप्टर्स पढ़ने, इसमें फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है, फोर्थ हुआ है, फिफ्थ हुआ है, तो इतने बाकी, और वहां पे हमें एंड में 4 चैप्टर पढ़ना बाकी है। तो जब आपके माइंड में आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड ब्रैकेट्स बना देते हो, प्लान बना देते हो, एंड यू अंडरस्टैंड वेयर आर यू राइट नाउ, तो आपके माइंड को ऑटोमेटिकली बहुत रिलीफ मिलता है। क्लियर है? सो दिस इज अ फेयर ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। बेटा जी कोई व्यक्ति कुछ सवाल पूछना चाहता है क्या? कोई व्यक्ति कुछ सवाल पूछना चाहता है क्या? ठीक है। और हाँ बेटा जी सुनो ना, ये जीडीपीडी वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ऑनलाइन लाइव तो एडमिशन नहीं था, तो यहां पर ये कोई बैठा हुआ कौन है? ये कौन बैठा है जिससे आप बातें कर रहे हैं? तो ये सब मैं आपको बताता हूं, एंड में 5 मिनट में इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। अभी आप मस्ती से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए 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 चलिए, बहुत ही बढ़िया। सो दिस इज अ फाइन ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। जो जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स हैं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि सर हम घर पे बैठे हैं, कुछ डाउट्स है तो कैसा होगा। आई हैव ऑफ कोर्स टॉट द सब्जेक्ट्स,
सो आई नो कि कहां कहां स्टूडेंट्स को क्वेरीज आती हैं, तो मैं पहले से उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके चलता हूं। यू टू जस्ट बी पेशेंट कि आपको अगर एक टॉपिक में क्वेरी आई है तो आई एट टाइम्स इंटेंड के वो उस तरह से सोचे एंड वो इवेंचुअली प्रोग्रेसिव लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं और फिर भी कोई क्वेरी है, तो आई विल बी गिविंग अ डाउट सॉल्विंग नंबर जिस पे आप क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स फॉर सेंडिंग द क्वेरीज। क्वेरीज एक तरह की होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी होनी चाहिए आपकी, जिसके अंदर आप क्लियर तरीके से क्वेश्चन पूछें एंड फर्स्ट यू सी द लेक्चर्स प्रॉपर्ली कि हाँ आपने वो चैप्टर के लेक्चर्स कंप्लीट कर ली कि हाँ यार सर मेरा जो क्वेरी था वो फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तब आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरा एक इंटेंशन रहता है कि मैं हर संभावित क्वेरी को, मैं कह रहा हूं ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि सर यही तो क्वेरी था, आई विल बी टेकिंग द क्वेरी माई सेल्फ कि ये क्वेरी आपको आ रही होगी एंड आई विल बी गिविंग द आंसर। तो आई विल एंश्योर कि आप बच्चों को 1% भी परेशानी नहीं है। ओके, तो इतना बाय गॉड्स ग्रेस आई कैन ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तो उसको इस तरह से हैंडल करना होता है। ओके ओके, लेट्स सी द नेम ऑफ द चैप्टर्स। आ जाओ यारो, चैप्टर्स के नेम देख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। कल वैसे भी आपका सबसे बड़ा चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे बड़ा चैप्टर है आईसीडीआर। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा आईसीडीआर। एनीवेज राइट, सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू देना था मुझे सब्जेक्ट का। आ जाओ यहां पे, चलिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला आ रहा है आपका इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग। दिस इज नथिंग बट आईसीडीआर, दिस इज नथिंग बट आईसीडीआर रेगुलेशन। ये आपके पूरे फंडिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो एकदम जी जान से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा तो और मजा आएगा, बट आपको चिंता करने की बात नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो मैं एकदम बेस से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग, कि अगर इंडिया में कोई कंपनी इक्विटी के फॉर्म में पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, मतलब शेयर्स इशू करना चाहती है, तो कैसे करेगी, उसके अंदर आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ेंगे। सेकेंड और थर्ड टॉपिक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये दोनों बहुत हॉट टॉपिक्स हैं। रीट, जो व्यक्ति शेयर मार्केट से थोड़ा सा भी नजदीकी रिश्ता रखता है उसको ऑलरेडी रीट के बारे में पता होगा, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। यूएस का कल्चर है, यूएस में ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, अब ये इंडिया में आ रहा है कंसेप्ट रीट का, राइट। तो रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हम पढ़ेंगे एंड इसके अंदर भी बहुत फ्यूचर स्कोप बनता है और बहुत कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है। ऐसी आई टेल यू दीज आर नॉट वन ऑफ दोज रेगुलेशन जो आप अकेले पढ़ेंगे और आपको समझ जाएगा। तो रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर टू वंडरफुल रेगुलेशंस, राइट। यू कैन टू लव दोस, ठीक है। बहुत ट्रिकी, बहुत बारीक रेगुलेशंस, ठीक है। कुछ रेगुलेशंस होती है बहुत बारीक होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है, ये वैसी। नेक्स्ट इज इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग, इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड। तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट फंडिंग जैसे कि एआईएफ वगैरह, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो आपने एआईएफ एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे कि हाँ एआईएफ वगैरह क्या होता है, उससे कैसे पैसे ले सकते हैं। देन नॉन फंड बेस्ड, नॉन फंड मतलब ये एआईएफ बोलो, सीआईएस बोलो, म्यूचुअल फंड बोलो, इन सबको हटा दो। तो नॉन फंड बेस्ड जो होती है उनसे आप पैसा कैसे रेज कर सकते हैं। तो समझो अच्छे से, चैप्टर शुरू होने के बाद सिलेबस में 3 तो इक्विटी के चैप्टर हो गए कि आप इक्विटी शेयर्स किस किस प्रकार से, मतलब इक्विटी अपने बिजनेस में लोगों से पार्टनरशिप, ओनरशिप के तौर पे पैसा ले रहे हैं, तो उसके भी 3 चैप्टर हैं। पब्लिक फंडिंग जहां पे हम पढ़ते हैं आईसीडीआर रेगुलेशन, प्राइवेट फंडिंग जहां पे हम पढ़ते हैं एआईएफ रेगुलेशन वगैरह, देन नॉन फंड बेस्ड जहां पे जो फंड के फॉर्म में नहीं पैसा आता है वो। तो मैं एग्जैक्टली आपको रेगुलेशन के नाम से भी चैप्टर के नाम बताऊंगा, बहुत इजी जाने वाला है। ये हो गए 3 चैप्टर इक्विटी फंडिंग के, इंडियन इक्विटी, कि हम भारत में ही पैसा रेस करना चाहते हैं तो ये 3 ऑप्शंस रहते हैं, उन 3 ऑप्शंस पे 3 चैप्टर है। फिर हो गया कि भारत में हम इक्विटी के फॉर्म में, ठीक है, हम अगर डेट के फॉर्म में पैसा रेस करना चाहते हैं तो देन द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आर गोइंग टू बी अबाउट डेट फंडिंग। देखो आप हेडिंग ही देखो, डेट फंडिंग, डेट फंडिंग, डेट फंडिंग, कि हम डेट के रूप में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, हम लोन लेना जो हो गया, हम डिबेंचर्स इशू करना हो गया, ये सब। इसमें भी 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट, जैसे कि डिबेंचर्स वगैरह, क्लियर है। देन आ गया आपका इंडियन फंड बेस्ड गवर्नमेंट डेट एंड बैंकिंग फाइनेंस, के बैंक से क्या क्या ऑप्शन होता है, इसमें आप फैक्टरिंग बोलो, डिस्काउंटिंग बोलो, फोरफेटिंग बोलो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्रेडिट बोलो, ये सब पढ़ते हैं हम लोग कि इंडियन फंड बेस्ड गवर्नमेंट से कैसे कैसे पैसे मिल सकते हैं आपको। तो पहला हो गया कॉर्पोरेट डेट, कंपनीज जो अपने डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है वो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट से कैसा पैसा मिलेगा, और लास्ट इज इंडियन नॉन फंड बेस्ड, जैसे कि ऊपर था ना इक्विटी में भी नॉन फंड बेस्ड, वैसे यहां पे भी नॉन फंड बेस्ड। और फोर्स पे मैंने ग्रीन घुमा दिया, इधर बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो, अभी मैं आपको सब्जेक्ट समझाऊंगा ना, थोड़ी देर में आपको मजा आएगा, जैसे आप रिलेट कर पाओगे। तो इक्विटी में भी नॉन फंड बेस्ड कैसे इक्विटी रेस होती है, एंड डेट में भी नॉन फंड बेस्ड कैसे डेट रेस होता है। नॉन फंड क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सर हमें कंपनी चलानी है, हमें कंपनी स्टार्ट करनी है, पैसा चाहिए था इक्विटी के, 3 ऑप्शंस थे, उस पे 3 चैप्टर।
डेट में 3 ऑप्शन है, उसके 3 चैप्टर के, डेट में भी अलग अलग फॉर्म में पैसा रेज कर सकते हैं। तो डेट के 3 ऑप्शन पे 3 चैप्टर, इक्विटी के 3 ऑप्शन पे 3 चैप्टर, लेकिन इन सबके अंदर इंडियन तो कॉमन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि इक्विटी भी इंडिया से रेस कर रहे हैं, उसके 3 चैप्टर हैं, डेट भी इंडिया से रेस कर रहे हैं, उसके 3 चैप्टर हैं। सर अगर हम इंडिया के बाहर से पैसा रेस करना चाहेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर आता है आपके लिए, दैट इज फॉरेन फंडिंग। क्या आपको लगता है कि नहीं हम तो भारत के बाहर से पैसा रेस करेंगे हमारी कंपनी के लिए, हम भारत से बाहर से पैसा रेस करेंगे, उसमें आता है फॉरेन फंडिंग। इसमें हम ये सब पढ़ते हैं, ईसीबी आपने पढ़ा होगा ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, अपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, वो हम यहाँ पे डेप्थ में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस नहीं देखते पैसा रेस करने का, उसके ऊपर एप्लीकेबल रेगुलेशंस भी देखते हैं, उसके बाद में आता है कि सर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो क्या करें, अदर बोरोइंग टूल्स क्या क्या है इन सब के अलावा, कि इन सब को छोड़ के और भी कोई तरीका है क्या पैसा रेस करने का, अदर बोरोइंग टूल। क्लियर। और उसके बाद में 2 कंसेप्ट्स हैं जिनका फंडिंग से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट आईसीएसआई को लगता है कि वो आपको पता होना चाहिए। वन इज नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसका एक खुद का रेगुलेशन है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन वो। एंड लास्ट इज सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन आप पढ़ के अगर पागल नहीं हो जाओ ना तो मेरा नाम बदल के शाहरुख खान रख देना। अगर सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ के आप पागल नहीं हो जाओ ना तो मेरा नाम बदल के शाहरुख खान रख देना। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट इट इज यार। अगर आप बच्चों को याद होगा जो एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में पढ़े, राइट, अगर कोई है आप में से जो एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में पढ़ा है, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी करके कंसेप्ट हुआ करता था, ठीक है, न्यू सिलेबस में तो उसको ऑलमोस्ट हटा दिया गया था। तो ये सब जो था ना वो यहां पढ़ेंगे, सिक्योरिटाइजेशन। आए हाय क्या कंसेप्ट, अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद अगर आप खड़े होकर सलाम ना ठोको ना तो मैं कह रहा हूं मेरा नाम बदल देना। इतना प्यारा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट बनाया, राइट। सो इस टाइप का कंसेप्ट है सिक्योरिटी। जैसे कि ग्रीन शो ऑप्शन वगैरह पढ़ाया था मैंने, वैसा भयंकर सा एक कंसेप्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में अगर आप मुझसे पढ़े थे तो। अब एक बात समझो, ये सारा पूरा फंडिंग का पार्ट देखने के बाद क्या लगता है, फंडिंग के पार्ट में क्या है बेटा जी, हमने देखा कि फंडिंग के पार्ट में क्या है। देखो हमें जब पैसा रेस करना है तो इक्विटी के 3 ऑप्शन है, वो हो गए 3 चैप्टर, डेट के 3 ऑप्शन है, वो हो गए 3 चैप्टर, ये हो गया। उसके बाद में फॉरेन से भी एक ऑप्शन है, ये हो गया 1 चैप्टर। उसके बाद में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये भी सिलेबस में है, आईसीडीआर भी सिलेबस में, ये सब हो गया। अब उसके अलावा 2 ऐसी चीजें जो एग्जैक्टली फंडिंग से रिलेट नहीं करती है बट आईसीएसआई फील्स दैट यू शुड नो, सो वो है एंड में सिक्योरिटाइजेशन एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है। डू यू नो व्हाई आईसीएसआई हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस? एक चीज है जो पिछले 4-5 साल में इंडिया में बहुत बोलबाला है यार उस चीज का। बैंगलोर की हर दूसरी गली में क्या है मुझे बताओ, बैंगलोर की हर दूसरी गली में क्या है, जवाब दो मुझको, जवाब दो मुझे, जो यहां पे बैठे हुए बच्चे हैं गधे, मुझे जवाब दो, बैंगलोर की हर दूसरी गली में क्या है, बैंगलोर की हर दूसरी गली में क्या है? नहीं आपको जवाब देना होगा। बैंगलोर की हर दूसरी गली में जो है, हर दूसरी लेन में जो बैंगलोर में है, उसके कारण ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। बताओ मुझको। सिगरेट की थड़ी नहीं गधों, स्टार्टअप। इंडिया में पिछले 4-5 साल से आप देखो ना, स्टार्टअप का बोलबाला है। ये स्विगी बोलो, जोमैटो बोलो, ओला बोलो, उबर बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, या आप वो ठुमुक ठुमुक किस पे करते थे, आपके कौन सा ऐप था जिसपे ठुमुक ठुमुक करते थे जो बैन कर दिया, कौन सा ऐप है ठुमुक ठुमुक ऐप, कौन सा, टिकटॉक बोलो, और ये सब क्या है, ये सब दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्टार्टअप। एंड ये तो मैंने थोड़े से ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्टअप ले लिए। आप नॉर्मली देखो ना, आप ही छोड़ो, ये आप अपने आसपास जहां देखोगे, गो मैकेनिक, मतलब मुझे कार सर्विस करानी है, गो मैकेनिक स्टार्टअप है। उसके बाद मुझे अर्बन क्लैप, अर्बन क्लैप क्या, मेरे घर पे भाई साहब कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे पेंटिंग करानी है, मुझे फर्नीचर का काम कराना है, मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम कराना है, कोई भी काम है, अर्बन क्लैप क्या है, क्या है, एट द एंड स्टार्टअप है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये अभी जमाना पूरा जनरेशन किसका चल रहा है भाई साहब, स्टार्टअप्स का। सो व्हेनेवर देयर इज अ स्टार्टअप, आप खुद देखोगे ना, जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, यू विल सी पिछले 5 सालों में, 6 सालों में इतने ज्यादा स्टार्टअप्स, पहले इतना नहीं था। जब से इंटरनेट का बूम हुआ ना, जब से इंटरनेट एकदम कॉमन, हर एक व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट आ गया, वहां से हर दूसरा व्यक्ति अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जब लोग स्टार्टअप करेंगे तो स्टार्टअप को आगे पनपने के लिए क्या चाहिए? What do you think startup needs? What do you think a startup needs? Startup needs पैसा, रोकड़ा, फंडिंग। एक स्टार्टअप को चाहिए होती है फंडिंग। तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक था और इस कारण से अगेन एक बहुत ही सोच समझ के इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया। दिस सब्जेक्ट वाज नॉट देयर इन योर सिलेबस अ फ्यू इयर्स बैक। थोड़े साल पहले ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं था,
राइट, और फिर आईसीएसआई ने इस सब्जेक्ट को ऐड किया। तो उनका इंटेंशन क्या है समझना अच्छे से। एज अ सीएस एक कंपनी को फंड्स रेज करने के लिए जो जो ऑप्शंस चाहिए होते हैं, फंड्स कहां से रेज कर सकता है, उन सब के अंदर क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस इन्वॉल्व है, ये सब आपको पढ़ना है। तो यहां पे हमें चैप्टर के नाम से तो लग रहा है ना सब प्रैक्टिकल चीजें दिख रहे हैं कि कहां से पैसा रेज करेंगे पब्लिक फंडिंग में इंडिया में, प्राइवेट से कैसे होगा, नॉन फंड बेसिस होगा, डेट के 3 ऑप्शंस कैसे होंगे, इन सब के अंदर बैकग्राउंड पे आप क्या पढ़ोगे बच्चे, आप पढ़ोगे कि ये सब जब रेज करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। तो हर एक चैप्टर में यू विल बी रीडिंग सम और द अदर रेगुलेशन। मैं चाहूं तो इन चैप्टर का नाम बदल के रेगुलेशंस का नाम भी लिख सकता हूं, उस तरह से मैं आपको बताऊंगा जरूर पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हर एक चैप्टर में इफेक्टिवली यू विल बी स्टडीइंग सम रेगुलेशन, because as a CS whenever your company is actually going for funding there are hell lot of compliances also to be complied with। तो उन सब चीजों को ध्यान रखेगा हमारा मासूम सा CS। तो स्टार्टअप फंडिंग नीड को बैकएंड में क्या क्या लीगल कंप्लायंस होता है उस सब के लिए सब्जेक्ट रखा गया। क्लियर बेटा जी। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ जो लिस्टिंग का आता है ना, पहला लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज नथिंग बट एलओडीआर रेगुलेशन। ये पूरा एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ोगे यहां पे आप, एलओडीआर के सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिस्टिंग, कि अगर हमें हमारे कंपनी के शेयर्स को इंटरनेशनली लिस्ट करना है, वी वांट टू लिस्ट आवर शेयर्स इंटरनेशनली, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप बाय दिस चैप्टर। इस चैप्टर पूरा बताया कि वर्ल्ड के बड़े बड़े, जैसे कि आपने एसजीएक्स देखा, एसजीएक्स सुना है, एसजीएक्स सुना है क्या बच्चों, एसजीएक्स सुना है क्या, सुना है क्या, नहीं सुना है गधे, कोई तो बोलो हाँ, कोई तो बोलो हाँ, कोई तो बोलो हाँ। यहां पे फिर क्यों बैठे हो, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, कोई बोलो हाँ, हाँ गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये गधो आपको पता है सिर्फ मैंने हाँ बोलने का बोला इसलिए बोल दिया, हे भगवान बचाओ इनको, कोई समझना अच्छे से मेरी बात को। एसजीएक्स इज सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे जो यहाँ का निफ्टी, हमारे यहाँ के भी शेयर्स लिस्टेड होते हैं इंडिया के, तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज इज अ वेरी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत वर्ल्ड के बड़े 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 स्टॉक एक्सचेंज। आपने डाउ जोन्स सुना होगा, सुना होगा ये सब। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, जैसे इंडिया में सेंसेक्स निफ्टी है ना, वैसे ही अब्रॉड के बड़े बड़े देशों में ये बड़े बड़े उनके इंडेक्सेस हैं। तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, इंटरनेशनल लिस्टिंग के चैप्टर में। इंटरनेशनल लिस्टिंग के चैप्टर में कि इंटरनेशनली भी आप लिस्ट कर सकते हो अपने कंपनी के शेयर्स, आप दूसरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हो, वो सब पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लिस्टिंग के वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से, काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन आईपीओ एंड गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। पूरा प्रोसीजरल है कि हमारी कंपनी अगर आईपीओ करना चाहती है तो बताओ हमारी कंपनी क्या करेगी, फिर एक एक स्टेप में आपको बताना है, ये करेगी ये करेगी ये करेगी ये करेगी। पूरा प्रोसीजर पार्ट है, इजी है, स्कोरिंग है। एंड 16th तो आपका फेवरेट बच्चों, आपको जो पसंद है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कि अगर कोई भी चीज करो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कि ये एक्स चीज करनी तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, वाई चीज करनी तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, इस तरह से। सो ये जो आपका पार्ट 2 लिस्टिंग है ना, पार्ट 2 लिस्टिंग है ना, दिस इज जैसे कि बता रहा था मियरली 100 पेजेस है, राइट, 90 पेजेस है, और वो 90 में से भी मैं आपको बता रहा हूं 40 to 50 पेजेस तो फर्स्ट चैप्टर ही है। तो फर्स्ट चैप्टर ही आधा है, लिस्टिंग का आधा फर्स्ट चैप्टर ही है, फिर ये 3 छोटे 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 चैप्टर्स होते हैं जो कि आप बहुत मस्ती में कर लेते हैं, बहुत बहुत मस्ती में कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ योर एंटायर सिलेबस। डोंट यू थिंक दैट द सब्जेक्ट इज रियली डैम इंटरेस्टिंग? डोंट यू थिंक सो? डोंट यू थिंक सो? एक तो गधे बच्चा मेरी हमें मत मिलाओ, सच में बोलो, यू रियली डोंट यू थिंक सो? मतलब इफ आई वुड हैव बीन अ स्टूडेंट ना यार, इतना प्रैक्टिकली रेलेवेंट सब्जेक्ट को मिलने, इतना प्रैक्टिकली रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ने को मिलना इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग, इट्स ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग। कभी कभी कैसा होता था मैं बता रहा हूं, जैसे कि सिक्योरिटीज द ओल्ड सिलेबस के जो था ना, इट वाज रियली बैडली ड्राफ्टेड सब्जेक्ट यार। उसमें क्या था, इतनी सारी चीजें ऐसी थी जो कि इररेलेवेंट है, इतनी सारी चीजें ऐसी जो कि इररेलेवेंट है यार, कि मतलब उसका कोई मतलब वास्तविकता से संभव ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा हो कि उसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जैसे जैसे आपको पढ़ना पड़ता था। तो दैट वाज रियली एज एन नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू हैव। और वहीं पे ये एक ऐसा सब्जेक्ट आता है इसमें हाय 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 ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्टडिंग विल बी प्रैक्टिकली रेलेवेंट। हार्डली देखो 5% तो थियोरेटिकल कहीं पे भी हो सकता है, तो हार्डली 5 to 10% पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी ऐसा जो कि बोरिंग थियोरेटिकल रहेगा, बाकी इट इज ऑल गोइंग टू बी प्रैक्टिकली रेलेवेंट एंड यू विल गो मैड बाय रीडिंग दिस सब्जेक्ट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी fruitful for you throughout your career. Throughout your career, this subject is going to play a very major role. Are you people all set? Are you all set? Right? कोई सवाल, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं है ना, मुझसे कहो। क्लियर यारों?
चलिए बेटा जी, एक चीज करनी है आपको, आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, आज आई जस्ट हैड टू गिव यू दिस नाइस ओवरव्यू. Tomorrow I'm going to start the first chapter of funding and I'll tell you this first chapter is the largest chapter of the entire syllabus. आपके पूरे सिलेबस में टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके? 12 + 4 16 चैप्टर्स है ना, 12 फंडिंग में एंड 4 लिस्टिंग में. इन पूरे में सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है पहला चैप्टर, दैट इज इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग. कि इंडियन इक्विटी जब पब्लिक से पैसा लेती है तो क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकली आप पढ़ते हैं आईसीडीआर, इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018. चलिए यार रुको, आप बच्चे क्या करेंगे, इसे पेन डाउन करोगे कहीं ना कहीं, इसे पेन डाउन करोगे कहीं ना कहीं. एक सवाल आपके मन में आएगा, क्या सर हमें अभी फंडिंग के लिए कोई नोटबुक बनानी है? जी नहीं, आपको फंडिंग के लिए कोई नोटबुक नहीं बनानी है अभी. मैं कहूंगा तो आपको बनानी है, अभी नहीं बनानी है. मैंने फंडिंग के बुक में ही आपको जगह दी है जहां पे आपने पेन डाउन करना है. तो ये आप कहां लिखोगे, ये आप अपनी फंडिंग के बुक में ही यहां पे लिख लो, डिस्क्लेमर के नीचे. ठीक है, इस डिस्क्लेमर के नीचे लिख दो, इट्स अ नाइस ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट. जब भी पढ़ोगे ना तो शुरुआत में होते हो गुच्ची पूछी लिस्टिंग तो कितना अच्छा है, ये बोलते हुए आगे बढ़ो, ये बोलते हुए आगे बढ़ो. ठीक है, तो यहां पे पेन डाउन कर दीजिए इस चीज को. आई डोंट थिंक दिस समथिंग वेरी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट इट, बट हाँ यू शुड नो. चलिए, थ्री 300 पेजेस के आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मॉड्यूल, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूज हो गया. 90 पेजेस ऑफ मॉड्यूल. चलिए, एक सवाल आ सकता है आपका कि सर क्या हमें मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है क्या? देखिए ऐसा है दैट ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द मॉड्यूल आई विल बी मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कवर. तो हमारे डिस्कशन में, हमारे नोट्स में सब चीजें आपकी कवर हो जाएगी. लेकिन वो सब होने के बाद अगर आप एक मॉड्यूल का रीडिंग लेना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है. तो मैं जनरली सजेस्ट ये करता हूं कि सिलेबस जब तक चल रहा है तब तक मैं देखिए, वंस द सिलेबस इज ओवर उसके बाद में मॉड्यूल की रीडिंग ले लीजिए. लेकिन अगर आपको लगता है आप चैप्टर के एंड में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले सकते हैं. बट इज दैट नेसेसरी? तो दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर श्योर, ऑफ कोर्स दैट इज ऑप्शनल. ओके, यस पीपल. चलिए, तो आज यहीं पे एक छोटा सा सेशन यहीं पे रोकता हूं. टुडे व्हाट माय इंटेंशंस वर वेरी सिंपल, टू एंश्योर यू दैट द सब्जेक्ट विल बी टेकन केयर ऑफ इन अ वंडरफुल फैशन, टू एंश्योर दैट यू पीपल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट. कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, 60 मार्क्स फंडिंग, 12 चैप्टर्स, 300 पेजेस ऑफ द मॉड्यूल, 4 chapters in listing, merely 90 pages of the module and 40 marks in the examination. My goodness, क्लियर है? तो ये माइंडसेट आपका क्लियर हो बस. तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे एंड धीरे धीरे हम सब चीजों को इसी प्रकार से रैप कर लेंगे. एंड आई टेक द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके टिप्स पे होगा. आई गॉट अ सेपरेट वे, मैं एक तरीका होता है जो मैं यूज करता हूं, नेम्ड एज क्विक रिवीजन. उसके अंदर मैं क्या करता हूं कि जैसे ही मैं आपका एक भी चैप्टर खत्म करूंगा उसका मैं आपको एक क्विक रिवीजन वीडियो दूंगा जिसके अंदर उस पूरे चैप्टर के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे. और उस क्विक रिवीजन वीडियो पे कोई भी व्यूज का लिमिट नहीं होता है, वो आप कितनी भी बार देख सकते हैं, राइट? सो दैट आपको जब उस चैप्टर को रिवाइज करना है बस वो क्विक रिवीजन वीडियो देखो एंड यू आर ऑल सॉर्टेड. इवन यू कैन यूज दोस क्विक रिवीजन वीडियोस वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन. समझ लीजिए कि एक चैप्टर है जिसको पढ़ाने में 6 आवर्स लगे, तो 6 आवर्स के चैप्टर को मैं कंप्रेस करता हूं 20-30 मिनट्स के अंदर, और उन 20-30 मिनट्स में बैक टू बैक आपके पूरे चैप्टर के कीवर्ड्स रखता हूं, सो दैट आप की पॉइंट्स के साथ पूरा दिमाग में रख पाए. तो कुछ स्ट्रेटजीज हैं, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे एंड देयर विल बी नथिंग व्हिच विल बी एबल टू स्टॉप यू इन द एग्जामिनेशन. बस आप लोग जी जान से अपने पढ़ाई में कोई कमी मत रखो एंड खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो. ओके, दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन. एक छोटा सा इशू है उसको मैं एड्रेस कर लेता हूं. बेटा जी कैसा है, तो ऐसा है कि ये जो कॉर्पोरेट फंडिंग का बैच है ना बेटा जी, ये पूरा का पूरा सिर्फ गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव फॉर्म में अवेलेबल है, राइट? इसके अंदर इस बार ऑनलाइन लाइव एडमिशंस नहीं लिए गए. ठीक है आकांक्षा जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वही कहा ना ऑप्शनल. इसमें ऑनलाइन लाइव के अंदर एडमिशंस नहीं लिए गए. उसका रीजन ऐसा था कि बेटा जी कि द रिकॉर्डिंग टाइमिंग्स ऑफ दिस बैच इज गोइंग टू बी क्वाइट ऑड, दैट इज व्हाई. एंड मतलब कुछ मल्टीपल रीजंस थे. एक वो, दूसरा रीजन ये था बेटा जी जैसे कि ऑनलाइन लाइव इज वंडरफुल. मतलब आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय एमसीएस का ऑनलाइन लाइव बैच ना, इट्स वंडरफुल. मतलब द रेपो यू शेयर विद द स्टूडेंट्स, द काइंड ऑफ इंटरेक्शन यू कैन डू, दैट्स वंडरफुल एंड रिमार्केबल. बट जो एक डीमेरिट है ना बेटा जी, वो आपके फंडिंग के सब्जेक्ट में बहुत रिस्की हो सकती है. द डीमेरिट इज ऑनलाइन लाइव बैच में थोड़ा सा आप बच्चे अगर ऑनलाइन लाइव बैच पढ़ ही रहे होंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा एक समय वेस्ट होता है. एंड फंडिंग के सब्जेक्ट में वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. डिस्टर्बेंस जो रहता है वो सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते फंडिंग के सब्जेक्ट में. सो द डिसीजन टेकन इज फॉर योर गुड, एंश्योर, मतलब एकदम चिल करके बैठो. सो इफ एट ऑल यू वुड वांट टू हैव एन ऑनलाइन लाइव में एडमिशन तो वो अलाउड नहीं रहेगा. ठीक है, तो जस्ट टेक इट इजी, प्लीज टेक इन अ वेरी हेल्दी फैशन, राइट?
गूगल ड्राइव के अंदर यू वुड थॉरली एंजॉय इट। मैं हर एक चीज इस तरह से पढ़ाएगा कि जीडीपीडी वाले बच्चों के दिल तक उतर जाए। क्लियर है बेटा जी? और आपको एक भी प्रतिशत कहीं परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चे यहां पर जरूर हैं, ये बच्चे इसलिए हैं यारों कि हुआ ऐसा कि मैं कुछ दिन पहले ही एक लेक्चर रिकॉर्ड करा था इसी प्रकार से, एंड उसके अंदर ऑडियो चालू ही नहीं रहा। ठीक है, अब जब ऑडियो चालू ही नहीं रहा तो उसमें कैसा हुआ, एंड आई केप्ट ऑन गोइंग एंड आई रिकॉर्ड द एंटायर सेशन, राइट? तो उसके अंदर कुछ परेशानी होती है। इस कारण से मेरा कुछ बच्चों से ऐसा रिक्वेस्ट रहता है कि वो बच्चे यहाँ पे लाइव रहते हैं, जिससे कि अगर कुछ भी परेशानी होती है तो वो मुझे उसी टाइम पे बता पाते हैं। ठीक है, अब अगर आप सब चाहेंगे कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो बात वापस पर्पस वही डिफीट हो जाएगा ना। इसलिए प्लीज डोंट रिक्वेस्ट दैट, and I ensure you that your subject will be taken care of in the most beautiful fashion. Okay, there'll be just a few kids here so that कोई भी परेशानी हो तो immediately पता चल जाएगा। बाकी the subject will be available in only Google Drive and pen drive form। ठीक है बेटा जी? And for that matter I'll tell you right now, जब तक बैच चल रहा है it will be available in Google Drive form so that आपकी convenience से आपको लेक्चर्स मिलते रहे। दूसरा, देखो आप बच्चे अगर लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो आपको सब साथ में मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। जो भी ऑनगोइंग मेरे साथ में देखने वाला है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली रात को ही आपका लेक्चर अपलोड कर दूं। तो डेली जो लेक्चर होगा वो रात को ही आपका अपलोड कर दूं। ठीक है, लेकिन वर्स्ट कम्स टू वीकेंड पे तो अपलोड हो ही जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी क्या होता है कुछ लेक्चर के अंदर कुछ एडिटिंग की जरूरत पड़ जाती है, तो वो संडे को अपलोड हो जाएगा। बट आई विल बी मेकिंग एन एफर्ट कि डेली का लेक्चर डेली अपलोड कर दूं, ताकि आप बच्चे मेरे साथ में देखते रहे। मतलब मेरी आपसे एक अपेक्षा है कि इफ एट ऑल जो बच्चे अभी देखने वाले लेक्चर, जैसे कि मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं सेम डे, मतलब डेली मैं लेक्चर ले रहा हूं और डेली आपको एक गूगल ड्राइव पे लेक्चर मिलेगा और आप डेली देख रहे हैं, इट विल बी सुपर वंडरफुल, इट विल बी सुपर वंडरफुल। और अगर आप बच्चे ऐसे हैं जो कि बाद में लेक्चर साथ में देखने वाले हैं, दैट आपने जब जीडी या पीडी लिया है तभी आपको सारे लेक्चर साथ में मिल रहे हैं, तो भी गोइंग टू थॉरली एंजॉय द सेशंस, राइट? बट अगर आप डेली देखने वाले तो कोशिश करिए कि डेली का लेक्चर डेली देख लीजिए। ओके, सो दैट विल बी वंडरफुल and thank you so much for your nice patience. I sure that you'll fall in love with the subject as well. Okay, thank you so much. Tada, bye bye.